अगर मेहनत कर रहे हो तो घबराने की बात थोड़े है। जरा सा सिलेबस है सामने, तोड़ने को पहाड़ थोड़े है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक 11 और टॉपिक 12 जो आपके मुख्य सेविका के सिलेबस पर आधारित है। पहले मैं सोच रहा था कि जैसे आपको 1 से लेकर 10 टॉपिक की वीडियो दी है वैसे ही मैं आपको 11 से लेकर 20 तक की वीडियो दूं, लेकिन हो सकता है फिर आपके पास एकदम से इकट्ठा काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आ जाए जिससे आप आसानी से ना पढ़ पाएँ। इसलिए आप डेली 2-2 टॉपिक कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी को इसी तरीके से मजबूत करिए। मैं जो ये आपको MCQ के वीडियो दे रहा हूँ, इन्हें आप कम से कम 7 से 8 बार 24 सितंबर से पहले कंप्लीट करके देखिएगा और जब भी बैठिए पूरा कंप्लीट करिए ताकि आपको अपनी तैयारी में कोई भी कामी कसर ना छूटे। और ये MCQ सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे चैप्टर 11 हो चाहे चैप्टर 12 हो। तो इन दोनों टॉपिक्स को ध्यान से करिएगा और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको टॉपिक्स की PDF चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो अभी आपको दिखाए जाएंगे 94 533 66 279। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपका 11वां चैप्टर है। 1 से 10 चैप्टर के प्रश्न आप कर चुके हैं मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी में। अब आपका 11वां चैप्टर है और इसमें आपको क्या करना है, वृद्धि एवं विकास आपका टॉपिक है मुख्यतः, जिसमें शारीरिक विकास है, मोटर विकास है, भावनात्मक विकास है, भाषा विकास है, सामाजिक विकास है और संज्ञानात्मक विकास है। इसी को आगे इंग्लिश में भी लिख रखा है। इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको इस टॉपिक में करने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि वृद्धि एवं विकास में मोटे तौर पर अंतर क्या होता है। ग्रोथ, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, वह वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है एक पैमाने से। वृद्धि लंबाई है, वृद्धि वजन है ना। तो वृद्धि क्या है, ये एक बढ़ना है, एक परिणात्मक, जिसको कहते हैं फिजिकल, भौतिक स्थिति है। और विकास क्या है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, बालों की वृद्धि लगातार होती रहती है और वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन बाकी शरीर की वृद्धि किशोरावस्था के बाद 21 वर्ष तक हो जाती है और रुक जाती है। क्लियर है आपको। अब हरलाक के अनुसार विकास का क्या परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। परिपक्वता क्या होती है, जैसे एक व्यक्ति में, एक बालक में जब समझ आ जाए चीजों की हर तरीके से, तो उसे परिपक्वता कहते हैं कि वो आसानी से गलती नहीं करता है। लेकिन कोई परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए विकास कभी रुकता नहीं है, लगातार बढ़ते रहता है। इंसान सीखता रहता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है, वैसे ही उसके विकास होता रहता है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है, विकास तंत्र पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, यह दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका आरंभ शून्य से होता है। मुनरो ने क्या कहा है विकास के बारे में, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। क्लियर है आपको। तो ये सारी परिभाषाएं हो गई क्लियर। अब आपके MCQ देख लेते हैं और ये आपका बुक का रिवीजन है, तो आप रिवीजन के तौर पर देखिएगा और बस वीडियो को अंत तक देखिए, ज्यादा दिमाग में आपको सोचना नहीं है। अगर आप कमजोर हैं, आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है, बस वीडियो को अंत तक देखते जाइए, 3 से 4 बार देख लेंगे, निश्चित रूप से आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे अपनी परीक्षा में। मानव विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है ये आपको पहचानना था और ये सही उत्तर है इसका, प्रसव पूर्व अवस्था से। जब भ्रूण बनता है तभी से मानव का विकास शुरू हो जाता है। मानव विकास प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की प्रक्रिया प्रसव के 4 महीने पहले ही प्रारंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार विकास क्रम निम्नवत है। तो वाटसन के अनुसार विकास का क्रम क्या है, सबसे पहले भ्रूण बनता है, फिर शिशु बनता है, फिर बालक बनता है, फिर किशोर बनता है, फिर युवक बनता है,
फिर प्रौढ़ होता है और फिर वृद्ध होकर उसको मृत्यु हो जाती है। ये विकास की अवस्था है। क्लियर है आपको? तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो क्वालिटी थोड़ी वीडियो की बड़ी कर लीजिए और फोकस बनाकर पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। विकास किस प्रकार की क्रिया है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। विकास क्या है? मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास से तात्पर्य व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तनों से है। मात्रात्मक परिवर्तन से अभिप्राय लंबाई का बढ़ना, वजन बढ़ना व घटना आदि है, जबकि गुणात्मक परिवर्तन से आशय भाषा सीखने का कौशल, क्षमता परिवर्तन का कौशल तथा गामक कौशल से है। क्लियर है आपको? मनोवैज्ञानिक रास ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो एक मनोवैज्ञानिक रास हुए हैं, उन्होंने क्या किया? विकास को 4 भागों में बांटा है। रास के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण यह है: शैशव काल 1 से 3 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, स्कीमा। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित एवं परिवर्तित किया जाता है उसे स्कीमा कहते हैं। अलग शब्दों में संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करना स्कीमा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संकेतात्मक अवस्था से संबंधित है? आत्म केंद्रित अनुकरण, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, काल्पनिक खेल केंद्रण, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी है, इनमें से सभी। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष कहलाती है, जो भाषा तथा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था है। इसके अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, असंगत आकस्मिक तर्कणा, काल्पनिक खेल केंद्रण, पारंतरिक तर्क, आत्म केंद्रित अनुकरण तथा प्रत्यक्ष बोध तर्कणा आते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन है? तो संवेगात्मक जो विकास है संज्ञानात्मक, उसकी जो प्रथम अवस्था है वो आता है संवेदनात्मक गामक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था है। यह विकास की प्रथम व मूल अवस्था है। इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसके अंतर्गत गतियों की आवृत्ति, लक्ष्योन्मुख व्यवहार, संवेदी प्रेरक चिंतन, वस्तु स्थायित्व तथा जन्मजात स्वतः प्रेरित क्रियाएं आती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक ही आयु के 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक विभिन्नताओं का होना इंगित करता है। बी ऑप्शन है आपका व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अनुसार यह अंतर्गत भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दशा भिन्न भिन्न होती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्वयं की गति से एवं अलग ढंग से विकास करता है। इसका केवल जो व्यक्तिगतता का सिद्धांत है उसका मानना होता है कि हर व्यक्ति के विकास की गति, गुणवत्ता अलग अलग होती है ना? तो इसको आप बस सिंपल सा याद रखें कि 2 लोगों की, 2 बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और चारित्रिक विभिन्नताएं दोनों इंगित करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, बच्चे का विकास, अभियोग्यता का विकास, शारीरिक कौशल का विकास। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कि व्यक्ति की योग्यता कितनी बढ़ी है। संज्ञानात्मक विकास से आशय है अभियोग्यता के विकास से है। संज्ञानात्मक विकास बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से इस योग्य बना देने से है, जिनका प्रयोग करके विभिन्न समस्याओं को आसानी से समझ सके एवं उसका समाधान कर सके। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? और इसका सही उत्तर है आपका ए, पियाजे। पियाजे ने क्या, ये मनोवैज्ञानिक थे और जीन पियाजे इनका पूरा नाम है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी और वो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था थी संवेदनात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और चौथी अवस्था थी औपचारिक संक्रिया अवस्था 12 से 15 वर्ष।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो इसको अच्छे से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे या हरलॉक? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की ने किया है। इनके अध्ययन के क्षेत्र में विकास का मनोविज्ञान, बाल विकास तथा शिक्षा शामिल है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति तथा भाषा पर अधिक जोर दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि निगमनात्मक चिंतन संबंधित है, किससे संबंधित है? यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो निगमनात्मक चिंतन का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से है। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष या उससे अधिक की होती है। इस अवस्था में तर्क करना, अनुमान लगाना, प्राकल्पना, आदर्शवादी चिंतन, दूसरे के साथ सहयोग आदि का विकास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो उसका सही उत्तर है आपका ए, वर्गीकरण से। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वर्गीकरण पर आधारित है। इस सिद्धांत को पियाजे के सिद्धांत के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। ब्रूनर महोदय का मानना है कि मस्तिष्क सूचनाओं का सरलीकरण कैसे करता है, जो कि अल्प अवधि में मस्तिष्क में प्रवेश करता है। बालकों के विकास के आधार पर ब्रूनर महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है संकेतात्मक, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक और तीसरा है संक्रियात्मक। तो ये 3 भाग हैं संज्ञानात्मक विकास के ब्रूनर महोदय के अनुसार। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? अगला प्रश्न है आपका, तो इसका सही आंसर है आपका डी, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। यानी कि व्यक्तिगत जो अंतर होते हैं उसी का जो सिद्धांत है वही वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। वृद्धि व विकास मानवीय परिवर्तनों से संबंध 2 संकल्पनाएं हैं। वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक कोशिकाओं तथा ऊतकों में होने वाले उस मात्रात्मक परिवर्तन से है जिसको विविध यंत्रों से मापा जा सके। विकास से तात्पर्य व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों से हैं। तो ये सारी परिभाषाएं मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र कौन से हैं? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्लियर है आपको? ये क्षेत्र है मानव विकास के। मानव विकास में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। अगला है विकास में वृद्धि से क्या आशय है? आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि या संवेग में वृद्धि या ज्ञान में वृद्धि या भार में वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ए, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। विकास में वृद्धि से आशय है। विकास का क्षेत्र वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक है, जबकि वृद्धि संकुचित होती है। वृद्धि को साधारण विकास की अवधारणा का एक भाग माना गया है। विकास का उत्तरोत्तर परिणाम सोच, आकार और समझ, कौशलों में वृद्धि को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है आपका 16वां, विकास की अवस्थाओं में उत्तर बाल्यकाल का समय कब माना जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, 6 से 12 वर्ष। विकास की प्रमुख अवस्थाएं, इस संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन जो माना गया है मूल रूप से सार्वभौमिक रूप से उसमें शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक वर्ष तक। क्लियर है आपको? विकास की किस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, किशोरावस्था में। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था भी कहा है। अगला प्रश्न है आपका कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत के अनुसार अंतर्गत विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी तीव्र गति से तथा कभी मंद गति से चलती रहती है। यह सिद्धांत बताता है कि सामान्यतः वृद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? और इसका सही उत्तर है आपका डी,
इराजी गॉर्डन। तो इराजी के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। और हर्लाक की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, तो उसकी मैं आपको पीडीएफ के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन चलिए अच्छा पढ़ देता हूं। हर्लाक के अनुसार विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वस्तुतः ये तो व्यवस्थित एवं समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। जब परिपक्वता की बात आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हर्लाक की परिभाषा है ना। तो ये परिवर्तन श्रृंखला आ जाए तो मुनरो की परिभाषा है ना। और सतत ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है, ऐसी लाइन आ जाए तो इराजी गार्डन की परिभाषा है ना। तो थोड़ा दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए कि इस तरीके से आपको पहचानना है। जन्म के समय एक शिशु के सिर की लंबाई होती है और इसका सही उत्तर है आपका सी, कुल शरीर की लंबाई का 1/4 है ना। और भार लगभग होता है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम रहता है और 6 वर्ष की आयु तक लगभग 1 से 25 किलोग्राम 1 किलोग्राम और 250 ग्राम तक हो जाता है, यानी कि 1.25 किलो तक हो जाता है ना, 1.25 किलोग्राम। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है, और इसका बहुत ही आसान उत्तर है परिवार से। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ उसके अपने परिवार से प्राप्त होता है। बच्चों का प्राथमिक सामाजिकरण परिवार के द्वारा होता है। परिवार से बच्चे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा यहाँ से बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण परिवार को समाजीकरण की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था, और इसका सही उत्तर है आपका स्विट्जरलैंड में 9 अगस्त 1896 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि समीपता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका डी, केंद्र से बाहर की ओर। जो समीपता होती है, जो विकास क्रम है विकास क्रम का, तो उसमें केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, समीपता विकास क्रम के अंतर्गत विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। इस क्रम में पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ की उंगलियों का और उसके बाद संयुक्त विकास होता है, जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता सबसे पहले आती है। अगला प्रश्न है आपका कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कोल और ब्रूस का, कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि संवेगात्मक व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, और इसका सही उत्तर है आपका सी, वुडवर्थ का। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कारक सम्मिलित है। बुद्धि, स्वास्थ्य, परिपक्वता, यौन विभेद, सामाजिक आर्थिक स्थिति, हकलाना या पारिवारिक संबंध। और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सभी चारों। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक सम्मिलित हैं। एक है पारिवारिक संबंध, और दूसरा है स्वास्थ्य और बुद्धि, और आपका चौथा है सामाजिक आर्थिक स्थिति, हकलाना, व्यक्तिक भिन्नता और परिपक्वता। अगला प्रश्न है आपका कि जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं, उपयुक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यह कथन हेनरी स्वीट का है। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर जब वह ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। गार्डन के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों का भाषा कहते हैं। देखिए, हो सकता है आपको थोड़ी बोरियत लग रही हो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कठिन है ना। तो इस चैप्टर को देखकर आपको घबराना नहीं है, आपके पास 19 चैप्टर और हैं सिलेक्शन पाने के लिए, लेकिन इस चैप्टर को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, बार बार प्रश्नों को देखना है। आपको समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं बात है, बस आप इसको 2-3 बार पढ़ते रहिए, 4-6 बार पढ़ के एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको इससे चैप्टर से आसान प्रश्न करने को मिलेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अपनी बोरियत से लड़ना है, अपने आलस से लड़ना है, अपने मन से लड़ना है, तभी आपको अपना सिलेक्शन मिलेगा। बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्रविधियां कौन सी हैं, और अनुकरण एवं वार्तालाप बिल्कुल सही है, प्रश्नोत्तर बिल्कुल सही है, खेल एवं कहानी सुनना, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो भाषा की प्रविधियां हैं अनुकरण करना, वार्तालाप करना, प्रश्नोत्तर करना, कहानी सुनना और खेल खेलना। अगला प्रश्न है आपका किस सिद्धांत के अनुसार
विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, वर्तुलाकार प्रकृति का सिद्धांत। वर्तुलाकार प्रकृति का सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक एक समान गति से सीधा चलकर अपने विकास को प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व व स्थायी बनाने के साथ आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? असंबद्ध और अनियमित, मिश्रित और बहुस्तरीय, एक रूपक और परिणात्मक, या परिमाणात्मक या मात्रात्मक। इसका सही उत्तर है आपका बी, मिश्रित और बहुस्तरीय होता है बाल्यावस्था के दौरान विकास। जो बाल्यावस्था होती है वो आपकी 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सोरेंस। सोरेंस के अनुसार जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये सभी सही है। टीन एज होती है किशोरावस्था, विरोध की अवस्था कही जाती है, उलझन की अवस्था कही जाती है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस अवस्था में हार्मोन परिवर्तन बहुत ही तेजी से होता है किशोरों में, तो इस कारण से उनके अंदर काफी परिवर्तन आते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, विरोध की भावना की अवस्था या विकास, सबसे कठिन समय, सुनहरा समय, अपराध प्रवृत्ति के विकास की अवस्था, टीन एज और उलझन की अवस्था। तो आपका डी ऑप्शन सही है 32 का। अगला प्रश्न है आपका कि किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है? और इसका सही उत्तर है आपका सी 15 से 20 वर्ष की उम्र में। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। इस समय में होने वाले मानसिक विकास का विवरण निम्नवत है। रुचियों की विविधता, मानसिक विकास, रुचियों की विविधता, तर्क, भाषा का अधिकार, कल्पना, बुद्धि का अधिकतम विकास, चिंतन, स्मृति और मानसिक स्वतंत्रता। अगला जो प्रश्न है आपका कि विचारों की अनुक्रमणिकता का संबंध जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। विचारों की अनुक्रमणिकता, आत्मकेंद्रिता, अनुकरण, असंगत आकस्मिक तर्कणा, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा का संबंध जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सोपान से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2-7 से वर्ष तक है। अगला प्रश्न है आपका कि संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। थकान है, शिक्षक है, वातावरण है, या इनमें से सभी है? तो सही उत्तर है आपका डी, विकास के विभिन्न चरणों में होने वाले संवेगात्मक विकास को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिन पर नियंत्रण स्थापित करके संवेगशीलता को सही दिशा निर्देश दिया जा सकता है। प्रमुख कारक कौन है इसके? तो संवेगात्मक विकास के प्रमुख कारक हैं थकान, वातावरण, मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, परिवार, स्कूल, सामाजिक स्वीकृति और शिक्षक वर्ग। अगला प्रश्न है आपका कि मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? और इसका सही उत्तर है आपका सी 14। ये कौन कौन से संवेग हैं? 14 भय है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, संरचनात्मक भावना है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता है, श्रेष्ठता की भावना है, एकाकीपन है, भूख है, स्वामित्व की भावना है, विषाद है, आमोद है। क्लियर है आपको? तो मैकडूगल ने कुल 14 संवेगों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? पूर्व संकल्पनात्मक काल 2 से 4 वर्ष, जिसमें भाषा का विकास सीखता है बालक, खोज करने की अवधि होती है, अनुकरण करना व खेलना होता है। अंतः प्रज्ञ चिंतन काल 4 से 7 वर्ष होता है, इसमें भाषा आत्म केंद्रित होती है और सामाजिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि थारपे एवं गोली मोरे के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र कितने चरणों में पूरा होता है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, 4 चरणों में पूरा होता है। थारपे एवं गोली मोरे 1981 के अनुसार जेपीडी, जिसको कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, अधिक जानकार द्वारा सहायता प्रदान करना, अपने आप को स्वयं सहायता देना, अभ्यास द्वारा स्वचालित क्रिया, स्वचालित क्रिया चरणों की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, प्रौद्योगिकी विकास। और इसका सही उत्तर है आपका डी, प्रौद्योगिकी विकास।
तो विकास के प्रमुख आयाम है शारीरिक विकास, भाषात्मक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। क्लियर है आपको? ये चैप्टर थोड़ा कठिन है और ये आपको थोड़ा मेहनत करवाएगा आपसे, और आपको मेहनत करनी भी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि विकास के एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? और इसका सही उत्तर है आपका सेल ए ऑप्शन सही है। सेल का यह कथन है विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। वाटसन ने विकास की अवस्था को इस प्रकार दर्शाया है: भ्रूण, शिशु, बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़ और वृद्ध। ये विकास की यात्रा है जो मैं आपको बता चुका हूं। तो विकास और वृद्धि का ये चैप्टर के एमसीक्यू आपके कंप्लीट हुए, और अब अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे जहां पर हम देखेंगे नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके 5-6 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा, और बाकी सभी तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ चैप्टर जो कठिन है जहां से प्रश्न बनेंगे और अच्छे तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उनमें से 11वां चैप्टर है आपका, 12वां चैप्टर है और 20वां चैप्टर है आपका, 10वां चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से देखना होगा। तो अगला चैप्टर भी अभी हम शुरू करेंगे, तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 12वां चैप्टर जिसमें नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण वाले टॉपिक हैं, और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को अभी हम करने वाले हैं। तो फोकस बनाकर रखिएगा अंत तक और एक एक चीज को समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे ही, है ना। रिवीजन आप कर रहे हैं, आप कम से कम एक बार अपने टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप ध्यान देकर सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। नवजात शिशु की घर पर देखभाल HBNC योजना का पूरे देश में कब कार्यान्वयन किया गया था? वर्ष 2008 में, 9 में, 10 में या 11 में? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, नवजात शिशु के घर पर देखभाल योजना का वर्ष 2011 से पूरे देश में क्रियान्वयन किया गया था या कार्यान्वयन किया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका वो है नियोनेटल मोर्टेलिटी यानी कि नवजात शिशु मृत्यु दर। अब ऐसे शब्दों को आप याद रखिए क्योंकि आपकी परीक्षा में केवल ये भी आ सकता है और केवल ये भी आ सकता है, तो दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए। नियोनेटल मोर्टेलिटी अथवा नवजात शिशु मृत्यु से आशय क्या है? जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या जन्म के बाद 35 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या जन्म के बाद 60 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या जन्म के बाद 7 सप्ताह के भीतर होने वाली मृत्यु। तो दूसरे का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु। मैंने बाकी तीनों ऑप्शन इसलिए पढ़े ताकि आपको ये भी पता चल सके कि क्या नहीं हो सकता है। तो आज एक ट्रिक सीखिए, जब भी आप पेपर करने बैठें और आपको किसी प्रश्न में कंफ्यूजन है तो देखिए उनमें से कौन से ऑप्शन उस प्रश्न के उत्तर नहीं हो सकते हैं। उन ऑप्शन को हटा के फिर आपको तुक्का लगाना है। आपको चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो बिल्कुल भी तुक्का मत लगाइएगा, ये मेरा आपको सलाह है, नहीं तो आप बहुत ही बड़े निगेटिव मार्किंग में फंस जाएंगे। अगर आप कम से कम 2 ऑप्शंस को हटा ले जा रहे हैं कि ये 2 तो हो ही नहीं सकते, तो फिर आप तुक्का का रिस्क लीजिएगा। क्लियर आपको? तो नवजात अवस्था में जन्म के समय को लेकर जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु नियोनेटल मोर्टेलिटी कही जाती है। जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी तथा जन्म के बाद 8वें दिन से लेकर 28 दिनों के भीतर होने वाली शिशुओं की मृत्यु लेट नियोनियल मोर्टेलिटी कही जाती है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु इन्फेंट मोर्टेलिटी शिशु मृत्यु कहलाती है। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। 1 वर्ष से जब कम आयु की मृत्यु होती है शिशु की तो वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है ना, और 28 दिनों के भीतर जो होती है वो नियोनेटल मृत्यु दर कहलाती है। क्लियर आपको? और जो 7 दिनों के भीतर होती है वो अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी कहलाती है। नियोनेटल मोर्टेलिटी का अर्थ होता है नवजात शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न है आपका कि गर्भधारण के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 28 सप्ताह। गर्भधारण के 28 सप्ताह पूरे हो जाने के बाद
भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म जिसका वजन 1000 ग्राम से अधिक है या जिसके शरीर की लंबाई 35 सेंटीमीटर से अधिक है, स्टिल बर्थ कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, जन्म का पहला सप्ताह। लगभग 3/4 75% नवजात मौतें जन्म के प्रथम सप्ताह में होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जब जन्म होता है किसी बालक का तो उस पहले 7 दिन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, बहुत ही नाजुक समय होता है। लगभग 3/4 जो मृत्यु होती हैं, नवजात मृत्यु होती हैं, शिशु मृत्यु होती हैं, उनमें 3/4 पहले सप्ताह में ही हो जाती हैं। शेष 1/4 यानी कि 25% द्वितीय और चतुर्थ सप्ताह के बीच होती हैं। लगभग 40% मौतें जन्म के प्रथम 24 घंटे के अंदर होती हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन प्रभावी कारक हैं? रिससिटेशन, हाइपोथर्मिया से बचाव, हाइपोग्लाइसेमिया से बचाव या उपयुक्त सभी? तो जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन से प्रभावी कारक हैं? डी ऑप्शन सही है आपका, सभी। नवजात शिशु की तुरंत देखभाल के लिए नवजात शिशु की सांस वापस लाने की प्रक्रिया, रिससिटेशन, नवजात की नाभिनाल काटना, हाइपोथर्मिया, शरीर ठंडा पड़ने से बचाव, हाइपोवलाइसेमिया, रक्त में शर्करा की कमी से बचाव, तुरंत स्तनपान कराना और नवजात शिशु का वजन करा आदि प्रभावी कारक हैं। तो वजन भी कराना चाहिए नवजात शिशु का, स्तनपान भी कराना चाहिए, उसका शरीर अधिक ठंडा ना हो जाए इसका भी ख्याल रखना चाहिए, है ना। रक्त में शर्करा की कमी ना हो इसलिए तुरंत स्तनपान कराया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों हेतु उपलब्ध है? प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए, प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए, प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। छठे का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी के लिए। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं और बच्चों 5 वर्ष से कम आयु के लिए किसी भी जटिलता या बीमारियों के लिए मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा लाने और वापस छोड़ने हेतु दवाओं, प्रमुख जांच, डायग्नोस्टिक और उपचार सेवाओं की सुविधा सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदान की जाती है। क्लियर है आपको? तो इसी तरीके से आपको एक एक टॉपिक को समझना है और पढ़ना है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु एवं मां की देखभाल किया जाना है। घरेलू प्रसव के मामले कौन सा शामिल नहीं है? पहला, तीसरा, 5वां या 7वां? और इसका सही उत्तर है आपका सी, 5वां। तो घरेलू प्रसव के मामले में पहला, तीसरा, 7वां और 14वां, 21वां, 28वां और 42वां दिन, और संस्थागत प्रसव के मामले में तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां और 42वां दिन आशा द्वारा नियमित रूप से घर जाकर नवजात शिशु एवं मां की देखभाल करने हेतु निर्धारित है। यानी कि उसके घर जाइए और उसका ख्याल रखिए, उससे हालचाल लीजिए कि सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है? ए, स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है। मां का दूध शिशु की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव की कमी नहीं करता है। शिशु के शरीर में मां का दूध अच्छी तरह से पच जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है कि नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी, स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव की कमी नहीं करता है। तो ये इसका कोई रिलेशन नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है, इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। स्तनपान नवजात शिशु के लिए महत्वपूर्ण आहार है, यानी कि संपूर्ण आहार है। शिशु के शरीर में मां का दूध अच्छी तरह से पच जाता है। मां का दूध हर समय उचित तापमान पर उपलब्ध रहता है।
स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है। स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम करता है एवं खून की कमी होने से बचाता है। स्तनपान से बच्चे का दिमाग तेज होता है, वजन में वृद्धि होती है तथा एलर्जी से बचाव होता है। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी और समझनी होंगी। क्लियर है आपको? जितना आप समझेंगे उतना चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका कि किस उम्र तक शिशु को सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए? बताइएगा, किस उम्र तक शिशु को सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, 6 माह तक तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि शिशु को मां का दूध ही मिले। 6 माह की उम्र तक शिशु को सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए। शुरू में आने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, शिशु का संक्रमण से बचाव करता है। जन्म के आधे से 1 घंटे के अंदर नवजात शिशु को स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो ये पूरा पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि नवजात शिशु देखभाल सप्ताह देश में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, 15 से 21 नवंबर के मध्य। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 15 से 21 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य बच्चे की उत्तरजीविता और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाना है। क्लियर है आपको? अगला जो प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई? और इसका सही उत्तर है आपका डी, वर्ष 2016 में। तो सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि जन्म के दिन स्थितियों के अवलोकन से पहचाना जा सकता है कि शिशु कमजोर है। इस संदर्भ में कौन सी स्थिति शामिल नहीं है? जन्म के समय बच्चे का वजन 2000 ग्राम या उससे कम है। जन्म के समय बच्चा रो नहीं रहा है। शिशु गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है। शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर पा रहा है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। जन्म के समय बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा है, इसका शिशु के कमजोर या मजबूत होने से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए आपका ये बी ऑप्शन 12वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2000 ग्राम या उससे कम है तो शिशु गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है तथा शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि शिशु कमजोर है। अगला प्रश्न है आपका कि जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, IPV। जन्म के समय शिशु को BCG, हेपेटाइटिस बी तथा OPV ओरल वैक्सीन टीका दिया जाता है, जबकि रोटा वायरस का टीका 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में, विटामिन A 9 माह पर और IPV की पोलियो 6 और 14 सप्ताह में दिया जाता है। क्लियर? आपको जो टीकों से जुड़ी हुई जानकारी है वो डिटेल में एक PDF आपको प्रतिज्ञा बैच और गरिमा बैच में प्रोवाइड करवा दी गई है। तो जो टीकाकरण की जानकारी है उस PDF से जरूर डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ PDF के भरोसे मत बैठिएगा, एक पेपर पे उन सारी जानकारी को नोट कर लीजिएगा और दिन में 1-2 बार उसको जरूर देखिए। सारी परिभाषाएं उनको एक शॉर्ट पेज में नोट करिए और जो टीकाकरण की जानकारी है उनको शॉर्ट पेज में नोट करिए और जो योजनाएं हैं उनको शॉर्ट पेज में नोट करिए। ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और महत्वपूर्ण चीजों को ये जल्दी भूलने वाली भी चीजें हैं, आप इनमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए इन सारी चीज़ों को आप दिन में 2-3 बार देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए। जितना आपके लिए आसान चीज़ें हो जाएं उतना कार्य करते रहिए। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण स्तनपान किसे कहते हैं? जन्म के बाद 6 माह तक केवल माँ का दूध ही देना, तो इसी को संपूर्ण स्तनपान कहते हैं, है ना। तो संपूर्ण स्तनपान का तात्पर्य है कि शिशु को जन्म के बाद 6 माह तक केवल माँ का दूध देना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं देना चाहिए। शिशु को माँ के दूध के अतिरिक्त यदि कुछ भी दिया जाए तो इससे संक्रमण की संभावना होती है। तो एक कारण ये भी होता है
माँ का दूध पाचन में तो सहायक होता ही है, लेकिन एक कारण ये भी होता है कि उसको संक्रमण हो सकता है अगर आप और कुछ खिला पिला रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि माँ का दूध उसके शिशु के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है यदि शिशु 24 घंटे में 2-3 बार पेशाब करे या शिशु 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब करे। तो इसका सही उत्तर है आपका बी। यदि शिशु 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब करे तो माँ के दूध में शिशु के लिए पर्याप्त नहीं है ना। माँ का दूध उसके नवजात शिशु के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है जबकि शिशु में ये लक्षण पाए जाएं, शिशु 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब करे, स्तनपान के बाद शिशु कम से कम 2 घंटे सोता है, शिशु के वजन में अपेक्षित वृद्धि हो रही हो, जब माँ स्तनपान कराए तो दूसरे स्तन से भी दूध का रिसाव हो। अगला प्रश्न है आपका कि कंगारू पद्धति का संबंध किससे है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, मां और नवजात शिशु से। कंगारू पद्धति नवजात शिशु के शरीर को गर्म रखने का एक तरीका है जिसमें नवजात शिशु को मां के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों की त्वचा का संपर्क बना रहे। यह तरीका कम वजन के शिशु के लिए लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कोलोस्ट्रोम से तात्पर्य है स्तनपान का तरीका है, प्रसव पश्चात अतिरिक्त पोषण है, शिशु को संक्रमण से बचाव का तरीका है, शिशु के जन्म के बाद वाला माँ का पहला दूध। तो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है यह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जा चुका है। डी का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं। तो ये सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखिए। 24 सितंबर ज्यादा दूर नहीं है, तो उस तिथि को भी ध्यान में रखकर इन प्रश्नों को देखिए। कोलेस्ट्रॉम शिशु के जन्म के बाद वाला माँ का पहला दूध है जो गहरे पीले रंग का होता है। यह दूध बच्चे में पूरा पोषण प्रदान करता है। इस दूध में पोषक तत्वों तथा एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में होती है। यह बच्चे को बीमारियों और संक्रमण से बचाव करता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है 17वें का। अगला प्रश्न है आपका कि नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए, और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन 8 से 12 बार। तो शिशु को 24 घंटे के अंदर 8 से 12 बार स्तनपान कराना चाहिए। भूखा होने पर शिशु स्वयं स्तनपान की कोशिश करता है। सामान्यतः यह मांग शिशु रोकर करता है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि मां को सर्दी जुकाम बुखार है तो बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका स्तनों से निचोड़ कर रखा गया दूध बच्चे के लिए 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है। तो मां द्वारा अपने बच्चे के लिए स्तनों से निचोड़ कर रखा गया दूध साधारण गर्मी में 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है। इस तरह से निकाला गया दूध साफ, स्वच्छ अथवा ठंडे स्थान पर ढककर रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि रेशेदार पदार्थ तथा अनाज आदि को पचाने में सहायक अमाइलस नामक पदार्थ बच्चे में किस आयु में बनना शुरू होता है, और इसका सही उत्तर है आपका 7वें माह से। तो एक कारण ये भी है कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध क्यों पिलाया जाए, क्योंकि जो अमाइलस होता है वो बच्चे के शरीर में 7वें माह से निर्मित होना प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे का वजन एवं लंबाई क्रमशः कितनी होनी चाहिए, और इसका सही उत्तर है आपका डी 3 किलोग्राम तथा 20 इंच, है ना। 2.5 से 3.5 किलोग्राम एक औसत वजन होता है एक स्वस्थ बच्चे का, तो कम से कम 2.5 किलोग्राम होना चाहिए। अब आप में से काफी लोग कहेंगे यहाँ पे 2.5 की लिखा होता तो क्या करते, 3.5 लिखा होता तो क्या करते। देखिए सबसे उचित ऑप्शन चुना जाता है। अब देखिए 3 किलोग्राम लिखा है तो ये सबसे उचित ऑप्शन है, क्योंकि ये 2.5 और 3.5 के बीच में है, ये है ना। ये 2.5 काफी पीछे है। अगर 3 ना लिखा होता तो हो सकता है 2.5 चुना जाता। तो बच्चे की उम्र एक तरफ लिखा है, एक तरफ वजन लिखा है और दूसरी तरफ लंबाई लिखा है। तो को जन्म के समय 3 किलोग्राम सामान्य वजन होता है और 20 इंच लंबाई सामान्य होती है। 6 माह पर 6 किलोग्राम वजन और 25 इंच लंबाई, 1 साल पर 9 किलोग्राम वजन और 30 इंच लंबाई, और 2 साल पर 12 किलोग्राम वजन और 35 इंच लंबाई होती है। शिशु को स्तनपान कराने के बाद में पद में कौन शामिल नहीं है? लेड बैक पद, क्रॉस क्रैडल पद, वॉलीबॉल पद,
साइड लाइंग पद, तो इसका सही उत्तर है आपका सी, वॉलीबॉल पद शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। तो स्तनपान कराने के 4 महत्वपूर्ण पद होते हैं। एक होता है लेड बैक पद, क्रॉस क्रैडल पद, फुटबॉल पद तथा साइड लाइंग पद है। फुटबॉल पद में बच्चे की पीठ को बहा के साथ रखकर हाथ और कलाई से बच्चे की गर्दन, पीठ और कंधों को सहारा दिया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि गर्भनाल या नाड़ू की देखभाल की सही तरीका है। गर्भनाल को सूखा रखें या फिर गर्भनाल पर नारियल का तेल लगाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है आपका एक, गर्भनाल को सूखा रखें। गर्भनाल या नाड़ू को साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार का तेल, पाउडर या अन्य कोई पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। लंगोट या डायपर पहनाते समय गर्भनाल को बाहर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 1 से 7 अगस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो स्तनपान से संबंधित विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन द्वारा, जिसे वावा कहते हैं, वावा WABA द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित किया जाता है। शिशु से जुड़ा गर्भनाल सामान्यतः कितने दिनों में सूख कर गिर जाता है, और इसका सही उत्तर है आपका बी 10 से 14 दिन। अगला प्रश्न है आपका कि एक नवजात शिशु प्रतिदिन कितने घंटे सोता है, और सही उत्तर है आपका डी 15 से 20 घंटे। अगला प्रश्न है आपका एक नवजात शिशु के हृदय की गति कितनी होती है, और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 120 से 140 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है आपका कि जन्म लेने के बाद कब शिशु को उसकी माता के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क में रखा जाना चाहिए। ए सही उत्तर है आपका जन्म के पहले घंटे के दौरान। तो बिना किसी जटिलता के जन्म में शिशुओं को जन्म के पहले घंटे के दौरान उनकी माताओं के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क में हाइपोथर्मिया को रोकने और स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि स्तनपान कराने से मां को निम्नलिखित में से कौन से लाभ हो सकते हैं। स्तन कैंसर की कमी की संभावना, बिल्कुल सही बात है। मानसिक अवसाद होगा, अपवाद नहीं, अवसाद होगा, किस कम संभावना, बिल्कुल सही बात है। डिलीवरी के बाद वजन कम करने में मदद, बिल्कुल सही बात है। ऑस्टियोपोरोसिस की कम संभावना, बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्तनपान कराने से मां को होने वाले लाभ। स्तन कैंसर की संभावना 25% तक कम हो जाती है। गर्भाशय एवं डिम्ब ग्रंथि के कैंसर की कमी हो जाती है, और जो संभावना होती है उसकी कमी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस और हिप फ्रैक्चर से पीड़ित होने की कम संभावना, बच्चों के जन्म में अंतर रखने में मदद, मानसिक अवसाद में कमी, डिलीवरी के बाद वजन कम करने में मदद आदि होती है। अगला प्रश्न है आपका कि स्तनपान से शिशु को होने वाले लाभ कौन से हैं। तो संक्रमण एवं श्वसन संबंधी बीमारियों की कमी संभावना, उच्च IQ स्कोर की संभावना, मां एवं बच्चे के बीच दूरी बढ़ने की संभावना, निम्न में से कोई नहीं। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। तो स्तनपान से बच्चों को होने वाले लाभ, अस्थमा व एलर्जी की जोखिम में कमी हो जाती है। संक्रमण व श्वसन संबंधी बीमारियों की कम संभावना होती है। उच्च IQ स्कोर की संभावना होती है। बच्चे व मां के बीच गहरा संबंध बनता है। सही वजन, मृत्यु दर में कमी, दांतों की समुचित विकास आदि हो पाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मां का पूर्ण स्नेह, मां मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, और इसका सही उत्तर है आपका ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मां का पूर्ण स्नेह MAA कार्यक्रम 5 अगस्त 2016 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों की वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और इसका सही उत्तर है आपका बी प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, और इसका सही उत्तर है आपका ए रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि कुपोषित बच्चे के लक्षण हैं, और इसका सही उत्तर होगा आपका डी सारे, पीली एवं शुष्क त्वचा, कमजोर हड्डियां, चिड़चिड़ापन, दुबलापन। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है।
बच्चों की हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है? सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम बच्चों की हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मदद करता है। और बच्चों के घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो बच्चों के घावों को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चे के जीवन के पहले 6 महीने से उसे सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं मां के दूध से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है, और इसका सही उत्तर है आपका क्वेश्योरकर, है ना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगर आप किसी भी टॉपिक की पीडीएफ पाना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी एक अच्छे नोट्स के साथ करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और आपको सभी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, पूरा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, मरासमस। कौन सा रोग हो जाता है? मरासमस। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ये 12वां चैप्टर कंप्लीट होता है और 11 और 12 चैप्टर आपने देखे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे और यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब जो अगला चैप्टर है आपका वो 13वां है, जिसमें जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर है। इसको भी आप अभी करेंगे और अच्छे से तैयारी आपको करते रहना होगा और लगातार फोकस बनाकर पढ़ते रहिए। मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि आप सारे जो पहले मैंने 10 चैप्टर पढ़ाए थे उनका वीडियो भी आप अच्छे तरीके से 4 से 6 बार अपने एग्जाम से पहले देख लें, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझने का मौका मिले। कभी भी लाइव क्लास में मत पढ़िएगा, हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखा करिए, क्योंकि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है समय। लाइव क्लास में टीचर्स बच्चों के कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, जिससे आपका समय बहुत बर्बाद होता है। लाइव क्लास में जो आप 60 मिनट में पढ़ेंगे वो ऑफलाइन क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में आप 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट में पढ़ लेंगे। तो फोकस बनाकर पढ़ते रहिए। सदैव शुभकामनाएं मेरी आपके साथ रहेंगी और लापरवाही मत दिखाइए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और अगर आपने सपना देखा है तो उसके लिए परिश्रम करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।